गुफा में पहले से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा की हर दीवार मुझे एक ही बात याद दिला रही है। आखिर वेदिका मुझे बार बार क्यों याद आती है? क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगा हूं? इसका मतलब है साधु, तुम ड्रैगन को चुनौती देना चाहते हो, उसकी आज्ञा का आदेश न मानकर। सम्राट ड्रैगन का धैर्य बहुत बड़ा है। या तो अधूरी नागमणि हमारे हवाले कर दो या फिर अपने अंत के लिए तैयार रहो। कालकेतु का लक्ष्य स्पष्ट था। मैं कालदूत। इसे पाने के लिए मैंने 1000 वर्षों तक तपस्या की है। उसे अधूरी नागमणि चाहिए थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रामगढ़ में एक रहस्यमयी हत्या से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। बरगद के पेड़ से एक आदमी की लाश मिलती है और उसके नीचे खून से सिर्फ एक नाम लिखा होता है, रोशनवीर। गांव के लोगों को यकीन हो जाता है कि 20 साल बाद इच्छाधारी नागिन वापस लौट आई है। दूसरी तरफ दिल्ली में रहने वाला रोशनवीर अपने परिवार के साथ रामगढ़ पहुंचता है, जहां हर कोई उसे देखकर डरा हुआ दिखाई देता है। रास्ते में एक रहस्यमयी साधु उसे एक ताबीज देता है और चेतावनी देता है कि उसकी मौत उसके बहुत करीब है। रामगढ़ पहुंचने के बाद रोशन को बार बार अजीब सपने और पुराने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात रहस्यमयी युवती वेदिका से होती है, जो कई बार उसकी जान बचाती है। धीरे धीरे रोशन को पता चलता है कि वेदिका कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन है। फिर प्राचीन शिव मंदिर के गुप्त तहखाने में वेदिका एक ऐसा सच बताती है जिससे रोशन की दुनिया ही बदल जाती है। उसे पता चलता है कि 20 साल पहले उसके पिता और गांव वालों ने नागवंश के साथ विश्वासघात कर नाग परिवारों को मार दिया था। उसी रात नागदेव ने अपनी जान देकर मासूम रोशन को बचाया था और अपनी आत्मा रोशन के शरीर में समर्पित कर दी थी। अब रोशन के भीतर नागदेव की आत्मा जीवित है, जबकि नागदेव का शरीर पत्थर बन चुका है। यह सच जानकर वेदिका और रोशन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और आखिर में वेदिका को एहसास होता है कि उसके दिल में अब बदले से ज्यादा रोशन की चिंता जगह बना चुकी है। अब आगे क्या वेदिका अपने पति नागदेव को फिर से जीवित कर पाएगी या फिर नागदेव हमेशा के लिए पत्थर बनकर रह जाएगा? क्या रोशन अपने अंदर छिपे नागदेव के रहस्य को जान पाएगा और क्या नागमणि वापस मिल सकेगी? जानने के लिए देखिए फुल एपिसोड। रोशन, खुद को संभालो। नागदेव का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए रोशन। जितनी देर तुम मेरे साथ रहोगे, उतना ही बड़ा खतरा तुम्हारे करीब आता जाएगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है और कुछ रिश्तों को किस्मत खुद मिटा देती है। हमें अभी अलग होना होगा। अभी यही सही है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें यहीं छोड़कर मैं कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। मैं फिर तुमसे मिलूंगा, है ना? अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। रोशन बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दिल उसे रोक रहा था। आखिरकार उसने भारी मन से हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। महारानी, आपने उसे जाने क्यों दिया? आज हमारा बदला पूरा हो सकता था। सब कुछ इतना आसान होता रेखा। आसान नहीं है। वो दुश्मनों के परिवार से है। आप कैसे भूल सकती हैं? नहीं, वो सिर्फ उनके परिवार से है, उनके पापों से नहीं। महारानी, क्या आपको उससे एक शब्द और मत कहना। रेखा पहली बार अपनी महारानी को इतना कमजोर देख रही थी। जिस इंसान को वह 20 साल से मारना चाहती थी, आज उसे वो मार सकती थी, लेकिन उसे वो नहीं मार पाई। और वो उसे मारना भी चाहती है या नहीं? लेकिन अब वेदिका समझ चुकी थी। उसके दिल में कुछ बदल रहा है। क्या वो अब भी रोशन को मारना चाहती थी या उसके दिल में कोई नई भावना थी? उधर रोशन जैसे ही हवेली पहुंचा, वह हैरान रह गया। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। मुख्य दरवाजे पर फूलों की मालाएं लग रही थीं। आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। ढोल की हल्की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रोशन ने आश्चर्य से अपनी छोटी बहन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसकी बहन मुस्कुराकर बोली, भैया, लगता है अब आपकी बैचलर लाइफ खत्म होने वाली है। रोशन कुछ समझ नहीं पाया।
उसी समय उसके पिता, माँ और चाचा वहां आ गए। उनके चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा दिखाई दे रही थी। रोशन ने पूछा, पापा आखिर बात क्या है? उसके पिता ने गहरी सांस ली। रोशन, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनते ही रोशन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रोशन ने हैरानी से पूछा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? इस बार उसके पिता ने पूरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वहां उनके परिवार के अलावा कोई और मौजूद न हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वह राज हमारे परिवार ने 20 साल से दुनिया से छिपा कर रखा है। रोशन की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पिता बोले, जिस दिन नागदेव की आत्मा तुम्हारे शरीर में आई थी उसी दिन एक भविष्यवाणी भी शुरू हो गई थी। भविष्यवाणी? रोशन ने हैरानी से पूछा। हाँ, उस भविष्यवाणी में लिखा है कि रोशन के शरीर में नागदेव की आत्मा है। अमावस्या की रात से पहले उसका विवाह होना अनिवार्य है। रोशन कुछ समझ नहीं पाया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसके पिता की आंखें नम हो गईं। तो अमावस्या की रात नागलोक का सबसे भयानक दैत्य ड्रैगन तुम्हारे शरीर से नागदेव की आत्मा निकाल लेगा। यह नाम सुनते ही पूरे कमरे का माहौल बदल गया। रोशन पहली बार यह नाम सुन रहा था। ड्रैगन? ये ड्रैगन कौन है? वो नागलोक का सबसे बड़ा गद्दार है। वो नागमणि अमृत पाना चाहता है, लेकिन उस अमृत तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ नागदेव जानते थे। इसलिए वह तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे शरीर से नागदेव की आत्मा निकालना चाहता है। अगर वह सफल हो गया तो पूरी धरती पर इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इस दुनिया पर सिर्फ ड्रैगनों का राज होगा। रोशन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसी पल उसके दिल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वेदिका रोशनवीर। कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। पहले नागदेव की आत्मा का सच, फिर वेदिका और अब ड्रैगन का नाम। उसने अपने पिता की तरफ देखा। अगर आपको यह सब पहले से पता था तो आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? उसके पिता की आंखें झुक गईं। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जी सको, लेकिन अब किस्मत ने हमें वह मौका नहीं दिया। रोशन ने गुस्से में कहा, तो क्या मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी? उसकी मां रोते हुए उसके पास आ गई। नहीं बेटा, हमने सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी रोशन के चाचा धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने अलमारी से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। संदूक पर चांदी से बना नाग का चिन्ह उभरा हुआ था। चाचा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी एक प्राचीन ताड़पत्र की पुस्तक रखी हुई थी। उन्होंने वह पुस्तक रोशन के हाथ में देते हुए कहा, यह ड्रैगन के बारे में सबसे बड़ी अमानत, जिसमें यह भी लिखा था, ड्रैगन को कैसे खत्म किया जा सकता है। रोशन ने धीरे धीरे पुस्तक खोली। पहले ही पन्ने पर एक चित्र बना था। चित्र में एक विशाल काला दैत्य दिखाई दे रहा था। उसके पीछे हजारों ड्रैगन सेना खड़ी थी। सामने नागदेव अकेले उनसे युद्ध कर रहे थे। चित्र के नीचे प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। रोशन उसे पढ़ नहीं पाया। तभी उसके पिता बोले, यह नागलोक की भविष्यवाणी है। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जिस दिन नागदेव की आत्मा मानव शरीर से निकालकर दोबारा नागदेव के शरीर में प्रवेश करेगी, उसी दिन ड्रैगन पूरी दुनिया का विनाश कर देगा और ड्रैगनों की दुनिया का अलग साम्राज्य बनाएगा। अमावस्या की रात दोनों की किस्मत का फैसला करेगी। यदि उस रात तक नागदेव की आत्मा दिव्य वैवाहिक रक्षा कवच से सुरक्षित नहीं हुई तो ड्रैगन उसे अपने अधिकार में कर लेगा। रोशन की धड़कनें तेज हो गईं। दिव्य वैवाहिक रक्षा कवच? उसके पिता बोले, जब नागदेव की आत्मा वाले व्यक्ति का विवाह होता है तब भगवान शिव का आशीर्वाद उसके चारों ओर एक ऐसा कवच बना देता है जिसे कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं तोड़ सकती। यही कारण है कि हमें हर हाल में अमावस्या से पहले तुम्हारी शादी करनी होगी। रोशन कुछ पल तक सोचता रहा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने फिर वेदिका का चेहरा आ गया। वह मन ही मन बोला, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं, जबकि मेरा दिल तो। अचानक उसकी मां की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। बेटा, कल शाम लड़की वाले आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी बात मानोगे। रोशन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने जेब से वह छोटा सा कपड़ा निकाला जिसे गुफा से निकलते समय वेदिका ने अनजाने में उसके हाथ में रख दिया था।
उस कपड़े से अब भी चंदन और रात रानी की हल्की सी खुशबू आ रही थी। रोशन उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। उसी समय उसकी खिड़की के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। कमरे की सारी लाइटें अपने आप बुझ गईं। रोशन चौंककर खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी पर काले धुएं का विशाल भंवर बन रहा था। उस धुएं के बीच दो लाल आंखें कुछ सेकंड के लिए चमकीं और फिर गायब हो गईं। रोशन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवेली की छत पर बैठे सारे कौए एक साथ झोर झोर से कांव कांव करने लगे। उसी समय हवेली के बाहर खड़ा एक अजनबी आदमी मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर काले रंग का एक अजीब निशान चमक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, राजकुमार, अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 रातें बची हैं। और अगले ही पल वह आदमी काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। उधर रोशन वीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, वेदिका का। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं उसे सिर्फ 2-3 बार मिला हूं, फिर भी हर पल वही क्यों याद आती है? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे जंगल का वह पल याद आया जब वेदिका ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे विशाल नाग के हमले से बचाया था। फिर गुफा में उसकी आंखों से बहते आंसू और जाते समय उसकी कांपती हुई आवाज, अपना ख्याल रखना। रोशन अनजाने में मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह एक इच्छाधारी नागिन है और मैं एक इंसान। मैं एक नागिन से प्यार कैसे कर सकता हूं? मैं एक इंसान हूं। इतना कहते ही उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर कोई बहुत पुरानी याद जाग रही हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ सामान्य हो गया। रोशन ने गहरी सांस ली। नहीं, मुझे यह सब भूलना होगा। उसी समय उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। रोशन, नीचे आ जाओ बेटा, रिश्तेदार आने लगे हैं। रोशन ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ नागतल धरती के सैकड़ों फीट नीचे बसा हुआ नागों का विशाल साम्राज्य। चारों तरफ चमकते हुए नीले पत्थर, सोने के बने विशाल स्तंभ और बीचों बीच नागों का राज सिंहासन। वेदिका धीरे धीरे अपने सिंहासन पर आकर बैठी, लेकिन आज पूरा नागतल गुस्से से उबल रहा था। हजारों इच्छाधारी नाग और नागिनें वहां इकट्ठा थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही आग थी, बदले की आग। तभी नाग सेना का सेनापति तक्षक आगे आया। उसने अपना फन झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। महारानी, क्या यह सच है कि आपने रोशन वीर को जिंदा छोड़ दिया? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें वेदिका पर टिक गईं। वेदिका ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, यह सच है। इतना सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तक्षक ने गुस्से में कहा, महारानी, 20 साल पहले इंसानों ने हमारे राजा, हमारी रानी, हमारे बच्चों और पूरे नाग परिवारों का कत्ल किया था। आज वही परिवार हमारे सामने है और आपने उनके आखिरी वारिस को छोड़ दिया। दूसरा नाग भी आगे बढ़ा, महारानी, अगर रोशन जिंदा रहा तो हमारे पूर्वजों की आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। और क्या हमें अपने कुल के रक्षक नागदेव को जिंदा नहीं करना है? यह सुनते ही वेदिका के शरीर में सीलन सी दौड़ गई। नम आंखों से वेदिका रोनगी। नाग तक्षक बुलंद आवाज में बोला, हमें आदेश दीजिए, हम आज रात ही उसका सिर आपके चरणों में लाकर रख देंगे। पूरा दरबार एक साथ गरज उठा, रोशन की मृत्यु, रोशन की मृत्यु, रोशन की मृत्यु। तभी तुरंत वेदिका सिंहासन से उठी। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। पूरे महल में उसकी दिव्य शक्ति फैल गई। एक ही पल में पूरा दरबार शांत हो गया। वेदिका ने कठोर आवाज में कहा, अभी रोशन को मृत्यु देने का सही समय नहीं है और अभी हम नागदेव को जिंदा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नागमणि उस साधु के पास है और नाग अमृत के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमें रोशन को खत्म करने से पहले नागमणि और अमृत जल की प्राप्ति करनी होगी। कोई भी नाग या नागिन मेरी अनुमति के बिना रोशन वीर को हाथ भी नहीं लगाएगा। यह सुनते ही तक्षक की आंखें सिकुड़ गईं। यह मेरा आदेश है। नागतल में मेरे आदेश का उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही तक्षक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह धीरे से बोला, अगर हमारी महारानी जल्दी बदला नहीं ले सकती तो हम लेंगे।
चाहे उसके लिए हमें महारानी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। उसी समय रामगढ़ के घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में साधु ध्यान लगाए बैठा था। उसके सामने अधूरी नागमणि रखी हुई थी। वह उसके सहारे कोई गूढ़ साधना कर रहा था। अचानक पूरी गुफा में काली हवा चलने लगी। अधूरी नागमणि अपने आप चमकने लगी। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसी समय गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड बाद काले कवच में लिपटा एक रहस्यमयी योद्धा गुफा के अंदर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने साधु को घूरते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गुफा के भीतर अब दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। तो ड्रैगन ने अपना दूत भेज ही दिया। एक और था सदियों पुराना ज्ञान। रहस्यमयी योद्धा की भारी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। मैं कालकेतु हूं, महान सम्राट ड्रैगन का दूत। मैं अधूरी नागमणि लेने आया हूं। साधु जोर से हंस पड़ा। इतनी आसानी से यह अधूरी नागमणि पाने के लिए मैंने 1000 साल तपस्या की है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। कालकेतु की आंखें लाल हो गईं। इसका मतलब है साधु, तुम ड्रैगन को चुनौती देना चाहते हो, उसकी आज्ञा का आदेश न मानकर? साधु मुस्कुराया। नहीं, मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हूं। जब तक मुझे अमृत नागमणि नहीं मिल जाती, यह अधूरी नागमणि किसी को नहीं मिलेगी। कालकेतु ने एक खतरनाक मुस्कान दी। तुम भूल रहे हो साधु, ड्रैगन से सौदा किया जा सकता है, लेकिन उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। कहते ही पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी और अधूरी नागमणि से काली रोशनी निकलने लगी। उधर साधु और कालकेतु एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। पूरी गुफा अधूरी नागमणि की काली रोशनी से कांप रही थी। सम्राट ड्रैगन का धैर्य बहुत बड़ा है। या तो अधूरी नागमणि हमारे हवाले कर दो, या फिर अपने अंत के लिए तैयार रहो। सम्राट ड्रैगन का धैर्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी सीमा भी होती है। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं साधु। अमावस्या की रात से पहले या तो अधूरी नागमणि हमारे हवाले कर दो, या फिर तैयार रहो अपने अंत के लिए। साधु जोर से हंस पड़ा। जाकर अपने स्वामी से कह देना, साधु किसी के सामने झुकता नहीं। अधूरी नागमणि मेरी है और रहेगी। अमृत नागमणि मिले बिना मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। कालकेतु की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने गुस्से से कहा, तुम भूल रहे हो कि ड्रैगन पूरी धरती को राख बना सकता है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और तुम भूल रहे हो कि अमृत नागमणि का रास्ता सिर्फ नागदेव की आत्मा जानती है। जब तक रोशन जिंदा है तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कालकेतु मुस्कुराया। तो फिर पहले रोशन की बारी आएगी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वह गुफा से गायब हो गया। साधु कुछ पल तक उसी जगह खड़ा रहा। फिर उसने अधूरी नागमणि को उठाया और बोला, ड्रैगन, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस्तेमाल करोगे, लेकिन सही समय आने पर मैं तुम सबको धोखा दूंगा। अमृत नागमणि मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उसी समय गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन नाग चिन्ह अचानक चमकने लगे। साधु समझ गया कि कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग चुकी है। कालकेतु के जाने के बाद भी गुफा का रहस्य समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अब एक और बड़ी शक्ति जागने लगी थी। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ की हवेली एक बिल्कुल अलग तैयारी में व्यस्त थी। दूसरी तरफ रोशन की हवेली पूरी तरह जगमगा रही थी। रिश्तेदारों का आना शुरू हो चुका था। हर तरफ शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। रोशन नीचे हॉल में आया। हवेली में उत्सव का माहौल था। हर तरफ खुशियों की तैयारियां चल रही थीं। बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। बल्कि उलझन का तूफान चल रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे बार बार वेदिका की बातें याद आ रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वह मेरे आसपास ही है। तभी हवेली के बाहर कई महंगी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। पूरे घर के लोग स्वागत के लिए बाहर निकल आए। सबसे आगे वाली कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में सजी वह लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वह थी ईशानी पाताल लोक की शुभ कन्या। उसने मुस्कुराकर रोशन के माता पिता को प्रणाम किया। सब लोग उसकी सादगी और संस्कार देखकर बहुत खुश हुए। रोशन भी बाहर आया। उसने एक नजर ईशानी को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ईशानी ने यह बात महसूस कर ली। उसने मन ही मन सोचा, क्या इन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं? तभी अचानक हवेली के बाहर एक लड़की घबराई हुई दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। सांसें तेज चल रही थीं।
उसने रोते हुए कहा, बचाइए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रोशन बिना एक पल सोचे उसकी तरफ दौड़ा। उसने उस लड़की को अपने पीछे कर लिया और बोला, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उन आंखों में कहीं एक अनजानी चमक भी थी। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की वास्तव में कोई और नहीं, अनन्या थी। और अनन्या के रूप में इस हवेली में कदम रख चुकी थी नागतल की महारानी वेदिका। उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ करना रोशन, अगर मैं अपने असली रूप में आती तो तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करता। अब से मेरी पहचान सिर्फ अनन्या है और मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। दूर पेड़ों की छाया में खड़ा एक रहस्यमयी आदमी यह सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तो नागतल की महारानी भी इस खेल में उतर चुकी है। अब यह युद्ध पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। उसकी आंखें लाल चमकीं और अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया।